जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। अब आपने अगर इनके जीवन परिचय को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। पर यहाँ पर प्रश्न है कि कितने वर्षों तक रहे। ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष या ऑप्शन डी 13 वर्ष। तो देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष तक यह राज्यसभा के सदस्य रहे थे। और कब, किस वर्ष में ये राज्यसभा के सदस्य बने थे, अगर ये भी प्रश्न आता है तो याद रखिएगा 1900, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 1952 में यह राज्यसभा के सदस्य बने थे। ठीक है, और कितने वर्षों तक रहे थे, याद रखिएगा 12 वर्ष तक। तो दोनों प्रश्न आपको क्लियर हैं कि कितने वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे, 12 वर्ष तक, और किस वर्ष में ये सदस्य बने थे, 1952 में। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन ए 1950 में, या ऑप्शन बी 1960, या ऑप्शन सी 1959 में, या ऑप्शन डी 1955 में। तो देखिए, किस वर्ष भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सन 1959 में। याद रखिएगा, सन 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि भारत सरकार ने सन 1959 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, यह प्रश्न भी कितना महत्वपूर्ण है कि किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए सन 1971 में, या ऑप्शन बी सन 1970 में, सन 1972 में, या सन 1975 में। किस वर्ष रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1972 में। याद रखिएगा, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए, अभी पहला प्रश्न था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था, 1972 में। अब यहाँ पर प्रश्न है कि किस काव्य के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन ए हुंकार के लिए, या ऑप्शन बी उर्वशी के लिए, सी रश्मिरथी के लिए, या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र के लिए। यानी इनकी किस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिनकर जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष इन्हें सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए सन 1958 में, या सन 1959 में, सन 1960 में, या सन 1961 में। किस वर्ष इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, रामधारी सिंह दिनकर को
किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अब देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था इन्हें। ऑप्शन ए परशुराम की प्रतीक्षा, या ऑप्शन बी संस्कृति के 4 अध्याय, सी रेणुका, या ऑप्शन डी रेती के फूल। तो देखिए यहाँ पर 4 इनकी रचनाएं दी गई हैं और पूछा गया है कि किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृति के 4 अध्याय। याद रखिएगा यहाँ पर जो अभी मैंने लास्ट आपको 4 प्रश्न कराए हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छी तरह से देखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला, किस रचना के लिए मिला, और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष और किस रचना के लिए मिला। ये चारों प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार अच्छी तरह से इनके आंसर को जरूर देख लीजिएगा। तो किसके लिए मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर के किस काव्य को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुंकार, बी उर्वशी, सी कुरुक्षेत्र, या ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर के किस काव्य को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा। और अगर ये प्रश्न इस तरह से भी बनकर आता है कि रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा काव्य है जो महाभारत पर आधारित है, तो भी राइट आंसर कुरुक्षेत्र ही होगा। याद रखिएगा, दोनों प्रश्नों का आंसर कुरुक्षेत्र होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है दिनकर जी के किस काव्य को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में 74वां स्थान मिला था? यह प्रश्न, पहले तो मैं इस पर स्टार बना दूं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में से 74वां स्थान दिनकर की किस काव्य को मिला था? ऑप्शन ए हुंकार, बी उर्वशी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, या ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो किस रचना को 100 काव्यों में से 74वां स्थान दिया गया था विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में से? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुरुक्षेत्र को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में से 74वां स्थान मिला था, दिनकर जी का ही ये काव्य है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आंसर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए रेणुका, बी हुंकार, सी रसवंती, या ऑप्शन डी रेती के फूल। रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा रेणुका। सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन हैं? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी रामधारी सिंह दिनकर। ये भी याद रखिएगा, शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं रामधारी सिंह। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए सन 1905, ऑप्शन बी सन 1907, या ऑप्शन सी सन 1908, या ऑप्शन डी सन 1909। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा सन 1908 में। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। याद रखिएगा इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1908 में। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए प्रश्न है अनल का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, या रामकुमार वर्मा। राइट आंसर याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को ही अनल का कवि कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अनल का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है?
ऑप्शन दिए गए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो राइट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा, अनल का कवि अगर आपसे पूछा जाए या अधैर्य का कवि अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों ही प्रश्नों का राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को अनल का कवि और अधैर्य का कवि कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की अंतिम रचना है ए हारे को हरिनाम, बी हुंकार, सी बटपीपल या ऑप्शन डी शुद्ध कविता की खोज। इनमें से कौन सी रचना अंतिम रचना है रामधारी सिंह दिनकर की? ये भी प्रश्न काफ़ी सरल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हारे को हरिनाम। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन वर्ष है। देखिए ये प्रश्न भी मैंने हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि रचनाओं के रचनाकार के साथ साथ आप लोगों को उस रचना का प्रकाशन वर्ष भी जरूर याद करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। इसलिए हर वीडियो में मैं रचनाओं के प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आप लोगों को जरूर कराता हूँ, क्योंकि इन पर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष जरूर याद कीजिएगा रचनाओं के। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन वर्ष। ऑप्शन ए 1935, बी 1946, सी 1948 या डी 1950, यानी किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा सन 1946 में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर है, 1946 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है रेणुका रचना का प्रकाशन वर्ष है ए 1935, बी 1946, सी 1948 या डी 1950। किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 में। किस रचना का प्रकाशन कब हुआ था? 1935। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है रश्मिरथी रचना का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1935, बी 1952, सी 1954 या ऑप्शन डी 1950। किस वर्ष इस रचना का प्रकाशन हुआ था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सन 1952 में। याद रखिएगा, और ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है उर्वशी रचना का प्रकाशन वर्ष है 1960, 1961, 1962 या 1963। किस वर्ष में ये रचना प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, 1961 में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1961 में उर्वशी रचना का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? सन 1975, सन 1974, सन 1978 या सन 1972। किस वर्ष इनका निधन हुआ था? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1974 में। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? सन 1974 में। अब एक बार मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, देखिए इनका जो जन्म हुआ था, अभी आपने पढ़ा था 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हुई थी। और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न कराए गए हैं, आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाते हैं वीडियो में। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।